जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम स्टडी 24 पर। तो साथियों, आज हम सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आए हैं। तो साथियों, इसमें क्वेश्चन हम 50 क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चनों के साथ विद थ्योरी भी होगी। हम इसमें इमेज के साथ आपको समझाएंगे साथियों कि हर क्वेश्चन को कि कौन सा क्वेश्चन क्या है, और हर प्रकार से इमेज विद इमेज के साथ आपको ये जो क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे साथियों इसमें आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, एसएससीजीडी, यूपी पुलिस टेट, सुपर टेट या टीचिंग, या फिर किसी भी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा साथियों। और अगर आपने हमारा प्रैक्टिस सेट 1 को नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को जरूर करके आइए साथियों। इस प्रैक्टिस सेट के बाद आप जरूर करिए उनको। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। और प्लीज़ हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों, जिससे हम आपको इसी प्रकार से वीडियो बना करके लाते रहें आपके लिए, और आप हमारे इस प्रैक्टिस सेटों से लाभ उठाते रहें। तो चलिए साथियों, हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? किस मंदिर परिसर का आकार भव्य रथ के समान है, जिसमें पत्थर के नक्काशीदार पहिए, स्तंभ और दीवारें हैं? यानी पूछा गया है कि वो कौन सा मंदिर है जिसमें पहिए, स्तंभ और दीवारें नक्काशीदार हैं, नक्काशीदार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। देखिए, हम आपको चित्र बताते हैं। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये कोणार्क के सूर्य मंदिर का है, जिसमें देखिए आपको रथ के आकार के पहिए दिखाई दे रहे हैं, और नक्काशीदार स्तंभ भी हैं, दीवारें भी हैं, और ये सभी कोणार्क सूर्य मंदिर में स्थित हैं। तो कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कोणार्क सूर्य मंदिर गंग वंश के राजाओं ने बनवाया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी IORA का सदस्य नहीं है? तो हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन डी, चीन। तो चीन इसका सदस्य नहीं है, हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का। तो देख लेते हैं कौन कौन सदस्य हैं इसके। तो ये चित्र में आपको दर्शाए गए हैं, ये सभी इसके सदस्य हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं साथियों। जैसे मैं नाम ले देता हूँ। ईरान है, कुछ UAE है, बांग्लादेश है, इंडिया है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, और मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, सेशेल्स है, केन्या है, तंजानिया है, मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है। तो इस प्रकार से ये सभी हमारे इसके सदस्य हैं। चलिए आगे चलते हैं। अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने किया था कि अशोक के जो शिलालेख थे उनकी लिपि भारत में किस प्रकार की लिपि थी, तो ब्राह्मी लिपि थी। या अब पूछा गया आपसे कि उनके शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो जो उपरोक्त सभी है, इस प्रकार की हमें जानकारी मिलती है। इसमें से क्या कि इसके राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है, और उनकी प्रशासकीय नीतियों के बारे में पता चलता है, और उसके विचार धर्मों के बारे में भी पता चलता है शिलालेखों से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? ODOP का पूरा नाम क्या है? ODOP का पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। इससे क्या होगा कि सभी डिस्ट्रिक्टों को एक उत्पाद के लिए जाना जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए हैं। जैसे सहारनपुर को हम किस नाम से जाते हैं? नक्काशी के लिए जाना जाता है सहारनपुर। और अलग अलग हैं, जैसे भदोही को कालीन के लिए, और फिरोजाबाद को चूड़ियों के काम के लिए जाना जाता है। तो सभी को इस ऐसे ही एक प्रोडक्ट के लिए जाना जाएगा। सभी 75 के 75 जिलों को किसी न किसी एक के लिए जाना जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश से चमड़ा के लिए जाना जाता है। तो इसी प्रकार से चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 है। निम्न में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? यानी वो संसद का सदस्य ना होकर भी संसद को संबोधित कर सके, वो ऐसा कौन सा सदस्य है? तो उसका नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वो पदाधिकारी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम कहता है, ये नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का बल। जैसे कि रॉकेट है, कोई भी रॉकेट, जैसे कि मान लो ये रॉकेट है, तो नीचे से जैसे ये धुआं जो फेंकती है ना नीचे की ओर, तो इसकी वजह से हमारी ऊपर की ओर ये रॉकेट चली जाती है। यानी क्रिया प्रतिक्रिया, इधर से क्रिया नीचे की ओर हो रही है, तो नीचे से पृथ्वी इसको ऊपर की ओर धकेल रही है। तो इस प्रकार से ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। और न्यूटन का पहला नियम होता है हमारा गति का नियम। यानी कोई भी वस्तु अगर गति अवस्था में, तो वो गति में ही रहने की कोशिश करेगी, और अगर वो स्थिर अवस्था में तो स्थिर रहने की कोशिश करेगी। जैसे चलती बस में हमको आगे की धक्का लग जाता है। तो इस प्रकार से ये न्यूटन का पहला नियम है, और इसी को हम गति का
नियम भी कहते हैं, और जड़त्व का नियम भी यही होता है पहला नियम। और आर्किमिडीज का नियम आप जानते होंगे, ये जल से संबंधित है, तैरने से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, निम्न में कौन सार्क का सदस्य नहीं है? अब आपसे सार्क का सदस्य नहीं पूछा गया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा मालदीव, सॉरी म्यांमार। म्यांमार देखना आप इसमें टिक लगा लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बस यही पूछा जाता है इसमें कौन सदस्य नहीं है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है नेपाल में, सार्क के सदस्य में म्यांमार नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है। देख लेते हैं और इसमें कौन कौन सदस्य शामिल हैं, तो ये चित्र में दिखाया गया है कौन कौन सदस्य शामिल हैं। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो है नहीं है। भारत के सभी पड़ोसी राज्य हैं लगभग, लेकिन म्यांमार नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। साउथ की ओर जो है मालदीव ये है, यानी एम से, और एम से म्यांमार भी है, एम से ये भी है, क्योंकि बिम्स्टेक इसी प्रकार से है इनके नाम के हिसाब से। ये जो है ये बिम्स्टेक नहीं, सॉरी सार्क, तो ये सार्क में आपको ध्यान रखना है क्या शामिल नहीं है, म्यांमार। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, झूम एक स्थानांतरणीयशील कृषि है, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये मध्य भारत में पाई जाती है झूम कृषि। देखिए झूम कृषि क्या है कि किसी भी जगह पर पेड़ पौधों को काट कर वहाँ उनको जला करके कृषि की जाती है, ये झूम खेती इसको झूम खेती कहते हैं। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। और ये देखिए रे से इसको वियतनाम में जानते हैं, तावी के नाम से मेडागास्कर में, और मसूले के नाम से कांगो में, और कोनको के नाम से वेनेजुएला में, रोका के नाम से ब्राज़ील में जानते हैं, लद्दाख के नाम से जावा, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन जगह पे जानते हैं, तमराई के नाम से थाईलैंड में जानते हैं इनको। तो ये कृषि, ये जो झूम खेती, इनको किस किस क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं हम इसमें देख चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। लॉर्ड डलहौजी थे, इनके समय रेल चली और डाक सेवा भी चालू हुई थी। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक मानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व शांति दिवस, यहाँ दिवस रह गया है, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा गया है। तो विश्व शांति दिवस साथियों यहाँ देखिए 21 सितंबर जो है इस दिन विश्व शांति दिवस के रूप में मनाते हैं, और 1 दिसंबर को एड्स के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो विश्व शांति दिवस को ध्यान रखना है 21 सितंबर। 11वां क्वेश्चन है, विनिमय दर देशी वस्तुओं के रूप में विदेशी वस्तुओं की अपेक्षा कीमत क्या होती है, ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है वास्तविक कीमत होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो जम्मू और कश्मीर से संबंधित कौन सा लोक नृत्य है? तो राउफ। ये राउफ जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। सुईसनी राजस्थान से है, विधि आंध्र प्रदेश से, और जोरा ये उत्तराखंड से संबंधित है। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर। आगरा किले का निर्माण डैश ने करवाया था? तो आगरा किले का निर्माण किसने कराया ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। अकबर ने आगरा किले का निर्माण कराया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी अकबर ने कराया था, और शाहजहां ने हमारे ताजमहल का निर्माण कराया था। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया था। और जहांगीर को चित्रकारी के समय के लिए जाना जाता है। और बाबर जो है मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया ये पूछा गया है साथियों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। तो 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र राज्य घोषित हुआ था, यानी उसी दिन से हम गणतंत्र दिवस मनाते चले आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कलिंग युद्ध किस क्षेत्र में योगदान हेतु प्रदान किए जाते हैं? तो कलिंग पुरस्कार के बारे में पूछा गया है, किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विज्ञान। तो विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है साथियों। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, और फिल्म के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। साहित्य अकादमी में और साहित्य के क्षेत्र में तो बहुत सारे हैं, जैसे भारत रत्न है, विभूषण है, पद्म भूषण है, और इस प्रकार के सभी जो हैं ये साहित्य के क्षेत्र में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इकेवाना एक जापानी कला है जो कि डैश से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फूलों को सजाने से संबंधित है। इकेवाला क्या है, एक जापानी कला है, ये ध्यान रखना है, फूलों से सजाने से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो मेरियाना गर्त के बारे में पूछा गया है। तो ये किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। ये मेरियाना गर्त दुनिया की सबसे गहरी गर्त है, यानी सबसे गहरा स्थान है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसकी गहराई देख लेते हैं कितनी है, 11,033 मीटर ये गहरा है, यानी लगभग 11 किलोमीटर प्रशांत महासागर में
गुयाना द्वीप के समीप स्थित है मैरियाना गर्त। ये सबसे गहरा गर्त है, इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर या 11,033 मीटर है। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने मोनालिसा पेंटिंग को चित्रित किया? तो किसने मोनालिसा पेंटिंग को चित्रित किया ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है लियोनार्दो दा विंची। लियोनार्दो दा विंची ने मोनालिसा पेंटिंग को चित्रित किया था। तो मोनालिसा देखिए ये है मोनालिसा पेंटिंग। तो मोनालिसा पेंटिंग ये है साथियों। प्लीज़ अगर साथियों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ हमारे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर वीडियो को लाइक भी करें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए साथियों बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा रोग वायरस द्वारा नहीं होता? तो ये वायरस द्वारा नहीं होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एथलीट फुट। ये एथलीट फुट किसके द्वारा होता है फिर? तो ये होता है हमारा कवक के द्वारा। हमारा मेनिनजाइटिस है ये होता है वायरस के द्वारा, और हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से होता है, और हर्पीज भी वायरस के कारण ही होता है। मेनिनजाइटिस ये दिमाग में होता है, हाइड्रोफोबिया बता दिया कुत्ते के काटने से। तो देख लेते हैं और इससे विषाणु से कौन से रोग होते हैं, इसकी एक ट्रिक है, आप इस ट्रिक को ना भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जिससे आपको सभी विषाणुओं से यानी वायरस से होने वाले रोग याद हो जाएंगे। तो देखिए कैसी ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पोइचे यानी पीछे छोड़ गई। तो पोइचे की जब आपको केवल पीछे बोलना है, और इसमें जो करके है ये साइलेंट रखना है। तो रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। तो रे से हो जाएगा रेबीज, खा से खसरा, ह से हर्पीज, में से मेनिनजाइटिस, और ही से हेपेटाइटिस, और ट से ट्रेकोमा, पो से पोलियो, ए से एडिस, चे से चेचक छोटी छोटी माता, और ड से डेंगू, ग से गलसुआ, और ई से इन्फ्लुएंजा। तो इस प्रकार से हमारे ये सभी इसे याद हो सकते हैं। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। तो आप इसको पॉज करके और अच्छी तरह से देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 20 है, केल्विन मापन की इकाई है। केल्विन किसको मापने की इकाई है ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तापमान। तापमान को और भी तरीके से नाप सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी नाप सकते हैं, और डिग्री सेल्सियस में नाप सकते हैं। फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस इतना होता है। दाब को पास्कल में मापते हैं, और द्रव को किलोग्राम में मापते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन, फर्मवेयर से हमारा तात्पर्य है। तो फर्मवेयर से क्या तात्पर्य है? देखिए साथियों फर्मवेयर से इसका जो ऑप्शन ये जो हो जाएगा सी, ये ऑप्शन डी ये एकदम से सही हो जाएगा। प्रोग्राम का सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। तो जब हमारे कंप्यूटर बनते हैं तो उनमें जो भी प्रोग्राम हम इंस्टॉल करते हैं उस समय प्री इंस्टॉल, तो वही होता है फर्मवेयर। जैसे कोई भी कंपनी अपना सॉफ्टवेयर बनाती है तो उसको भी वहाँ ऐड कर देती है उस समय जब प्रोग्रामों का सेटअप होता है। तो जैसे कि अभी मोबाइल हैं, लैपटॉप सरकार द्वारा मिले गए हैं, तो उसमें जो सबसे पहले जो उनके फ़ोटोज आते हैं उनको हटा नहीं सकते। तो इस प्रकार के जो होते हैं ये फर्मवेयर होते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? ये भी कंप्यूटर से संबंधित है। तो कंप्यूटर का दिमाग हम सीपीयू को कहते हैं। तो किसको कहते हैं साथियों? सीपीयू को। तो सीपीयू का कंट्रोल प्रोसेस यूनिट, ये फुल फॉर्म होती है। तो इसको हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरकार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे? तो 7वीं सदी के जो भूस्वामी और योद्धा होते थे, जैसे कि एक राजा इधर अपना राज्य कर रहा है और इधर की तरफ भी कोई एक भूस्वामी है और योद्धा मानते हैं, वो योद्धा सरकार जैसे हैं। तो ये जो राजा थे उनको किस रूप में मान्यता देते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामंत। ये उनके सामंत हुआ करते थे, तो उनको अपने सामंत के रूप में मान्यता देते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। लाल ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से आपको पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल। तो मंगल को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। इसमें जो बृहस्पति है ये सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं, और प्लूटो को ग्रह की लिस्ट से निकाल दिया गया है 2006 में। देख लेते हैं, देखो कौन सा ग्रह कैसे है साथियों। ये हमने आपके लिए ग्रह की पूरी लिस्ट रख दी है। इसमें देखिए बताते हैं, ये मंगल ग्रह है, क्योंकि हमने मंगल ग्रह इसलिए बड़ा रखा है क्योंकि फोकस इसी पर है। बृहस्पति वैसे सबसे बड़ा है, बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। और बुध देखिए सबसे पास का ग्रह है, सूर्य के सबसे पास का ग्रह होता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं, और अरुण को हरा ग्रह, वरुण को नीला ग्रह। पृथ्वी के शनि के चारों ओर वलय हैं साथियों, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। साथियों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें,
और शेयर करें और प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए साथियों, हम बहुत मेहनत करके इस कंटेंट को इकट्ठा किए हैं, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार पूछा गया है साथियों। तो यहाँ देख लेते हैं रडार का आविष्कार किसने किया था। तो रडार का आविष्कार है यहाँ जो ऑप्शन बी है, A.H. टेलर तथा लियो सी यंग। A.H. टेलर तथा लियो सी यंग ने रडार का आविष्कार किया था। तो रडार क्या होता है, कैसे होता है, यहाँ देख लेते हैं। ये देखो, ये रडार होता है। ये रडार किसी भी सिग्नल को रिसीव करने में सहायता करता है या सिग्नल को भेजने में भी सहायता करता है। जैसे कोई ऊपर की ओर कोई भी सैटेलाइट लगे हो, सैटेलाइट, तो उनसे मैसेज को रिसीव करते हैं ये, और उनको देते भी हैं। मौसम की जानकारी है और भी चीज़ों की जानकारी है, ये रडार के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। तो चलिए साथियों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए साथियों, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत समय लगा था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। तो 1911 में कलकत्ता का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो उस समय राष्ट्रीय गान को पहली बार गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था भारत सरकार के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी यानी गुड्स सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार का कर है, ये पूछा गया है आपसे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष कर। ये एक अप्रत्यक्ष कर है। चलिए जीएसटी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर जो जीएसटी के बारे में दिया गया है, आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। और इसमें ये 5 प्रकार की जो दरें हैं ये आपको याद रखनी है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इस प्रकार से ये 5 प्रकार की दर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यंग इंडिया के संपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी यंग इंडिया के संपादक थे। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग और किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने देश में कृत्रिम बुद्धि बढ़ाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गूगल ने क्या किया है कि नीति आयोग के साथ मिलकर के कृत्रिम बुद्धि बढ़ाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये है गूगल। चलिए अगले क्वेश्चन पर, गर्मियों के महीने में चेरी ब्लॉसम नामक वर्षा कहाँ होती है? तो चेरी ब्लॉसम नामक वर्षा के बारे में पूछा गया है, गर्मियों के मौसम में कहाँ होती है? तो ये होती है कर्नाटक में। देखिए साथियों, क्या होता है कि जब प्री मानसून जब वापस आते हैं, जैसे ये भारत है, तो ये जो वर्षा जाती है इधर की ओर से ऐसे वापस आती है, तो इधर दक्षिण भारत के एरिया में वर्षा होती है। तो उस वर्षा को चेरी ब्लॉसम नाम से जानते हैं। ये चेरी ब्लॉसम आम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी मानी जाती है, और इसी को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, और कर्नाटक में एक चेरी ब्लॉसम नामक उत्सव भी मनाया जाता है। तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए चेरी ब्लॉसम इस प्रकार से होता है। चलिए, निम्न में से भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इनमें से जो भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार पूछा गया है, सही जवाब है गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है इन ऑप्शन के हिसाब से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें देख लेते हैं क्या डिटेल हमें जानने के लिए मिलती है। तो गांधी शांति पुरस्कार पहली बार 1995 में जूलियस नायरे को दिया गया था। अभी जो है किसको दिया गया है? तो अभी दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार गीता गोरखपुर प्रेस को। 2021 में दिया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना हुई थी 1923 में। चलो आगे चलते हैं। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन था? तो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त तो आपसे पूछा गया है, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। तो ये देखिए इसके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? देखिए साथियों, इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया है। जो कंप्यूटर होता है ना, उसमें कोई भी चीज़ डाले या जिससे डेटा पहुंच सके, तो वो होता है इनपुट। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन, ये जो है ए प्लॉटर, ये नहीं है, क्योंकि इसका ये है MICR, जैसे किसी भी चेक वगैरह पर लिखी हुई चीज़ों को पढ़ता है, रिकॉर्ड करता है, तो वो MICR होता है। और
OMR आप जानते ही हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये क्या होता है, ये आपकी जो भी कॉपी लिखी होती है उन पर जो भी क्वेश्चनों को पढ़ते हैं, किस प्रकार से पढ़ते हैं, तो ये जो पढ़ते हैं तो कंप्यूटर में तो जाता है ना सीधा, तभी तो। और बार कोड है, आपने देखा ही होगा, इस प्रकार की जो लाइन सी होती है, एक मशीन डालते हैं जिससे पता चल जाता है ये किस प्रकार से संबंधित है। तो ये एक प्रकार की क्या है, ये सब इनपुट डिवाइस हैं। प्लॉटर क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर से देखिए क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम छापते हैं, जैसे कि यहाँ देख लेते हैं चित्र में, जैसे किसी भी मानचित्र को छाप रहे हैं या किसी भी कागज़ पर किसी भी चीज़ को प्रिंट कर रहे हैं, तो ये इस प्रकार से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन 34 है, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं। तो किस अनुच्छेद का प्रयोग करके घोषित कर सकते हैं वित्तीय आपातकाल, तो यह है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित होता है। अनुच्छेद 32 जो है ये क्या है, इसके तहत हम उच्चतम न्यायालय में रिट जारी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 2008 में इंडियन प्रीमियम लीग का खिताब किसने जीता। तो 2008 के समय जो IPL हुआ था, तो वह पूछा गया है किसने जीता, तो सबसे पहले 2008 में ही हुआ था, तो यही तो पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रॉयल चैलेंजर्स, राजस्थान रॉयल। तो राजस्थान रॉयल ने जीता था उस समय IPL। इसमें जो मुंबई इंडियंस है 5 बार जीत चुकी है और चेन्नई भी 5 बार जीत चुकी है। अभी 22 मार्च से शुरू हुए हैं 2024 के IPL। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम यानी बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो अब बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है ये पूछ लिया गया है, तो इसका सही जवाब होगा नल्ला पाकिस्तान। तो ना पाकिस्तान है, ये बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। देख लेते हैं साथियों कौन कौन है, पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये हो जाएगा बिम्स्टेक का फुल फॉर्म। और इसमें कौन कौन है देख लेते हैं, यहाँ पर दिए गए हैं सभी। तो यहाँ देखते हैं, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है और श्रीलंका है। ये सभी हमारे बिम्स्टेक के सदस्य हैं। और नल्ला पाकिस्तान बिल्कुल नहीं है, कहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको आप इसी प्रकार से ध्यान रखेंगे, इसमें केवल बिम्स्टेक में सदस्य नहीं पूछा जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है, केवल पाकिस्तान नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है। तो ये फ्लॉपी डिस्क है, ये किस प्रकार की मेमोरी है ये पूछा गया है। तो ये ये एक्सटर्नल मेमोरी है। आपने देखा होगा जो कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स में जो CPU रखे होते हैं पास में, तो उस CPU में जैसे ही हम लगाते हैं ना, जैसे DVD CD, इसी प्रकार से ये फ्लॉपी डिस्क भी होती है, उसको लगाते हैं। तो बाहर की ओर से जो भी लगाई गई मेमोरी होती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल, और जो अंदर पहले से उसमें होती हैं जैसे रैम है, रोम है, तो ये क्या होती हैं, वो इंटरनल मेमोरी होती है। तो आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे साथी कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है। ये इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। लॉरेंज वक्र दर्शाता है, तो इसका तो सही जवाब आपको दिखाई दे गया है, आयत वितरण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। तो अगर आपके मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कहाँ इसको उठा सकते हैं, तो इसका सही जवाब है यानी किस अनुच्छेद के तहत उठा सकते हैं, तो ऑप्शन ए, धारा 32। धारा 32 के तहत हम उच्चतम न्यायालय में 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। तो वे 5 प्रकार की रिट कौन सी हैं, यहाँ देख लीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, इस प्रकार की 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 40 है हमारा, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या कहता है, यानी क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा अपवर्तन। तो प्रकाश का जो अपवर्तन है, ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो थोड़ा सा विचलित हो जाता है, यही घटना होती है प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ देख लेते हैं ये किस प्रकार से है। तो ये ब्रैड माध्यम है ऊपर वाला, ये सघन माध्यम है। तो किसी माध्यम से ऐसे चलती हुई तो सीधा ना जा करके वो थोड़ा सा अपने मार्ग की थोड़ा सा नीचे झुक जाती है, यही होता है प्रकाश का अपवर्तन। आपने देखा होगा कोई भी बाल्टी है उसमें रखी हुई ये जो है छड़ थोड़ी सी क्या दिखाई देती है, इस प्रकार से रखी होगी, और यहाँ तक जब जल भर रहा है तो थोड़ा सा ये टेढ़ी दिखाई देती है।
और उसमें आपने देखा होगा कोई भी सिक्का है तो वो जैसे ऊपर थोड़ा उठाई दिखाई देता है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन निश्चित उपबंध के अनुसार की गई। तो निश्चित उपबंध के अनुसार की गई ये पूछा गया है। संविधान के अनुच्छेद के तो किसकी स्थापना की गई, तो इसका सही जवाब है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग की स्थापना एक निश्चित उपबंध के अधीन की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेघालय। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी हैं। आपने सुना होगा कि सबसे अधिक वर्षा यानी विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है। तो ये जो है मेघालय में मानसीराम मेघालय में होती है, तो ये मानसीराम खारो और खासी जयंती पर ही स्थित है। चलिए हम आपको चित्र में दिखाते हैं कि ये किस प्रकार से हैं। तो ये देख लेते हैं, ये हैं गारो, खासी, जयंतिया। आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे ये तीनों के तीनों यहाँ पर। तो ये तो है गारो जयंती, ये खासी हिल्स और ये जयंती हिल्स। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें साथियों। बहुत ही साथियों मेहनत लग रही है साथियों इसको बनाने में। तो चलिए आगे चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 43वां। निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, जिसे रिकेटस कहते हैं। तो रिकेटस यानी पूछा गया है किस विटामिन की कमी के कारण होता है, यही पूछा गया है बस आपसे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। साथियों अगर आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया है, समझ में आया है, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जिससे साथियों इससे क्या है, हमारे प्रैक्टिस सेट से आप अगर इसी प्रकार से हमारे प्रैक्टिस सेट को हल करते रहेंगे तो आपका सामान्य ज्ञान आपकी उंगलियों पर, आपके फिंगर टिप्स पर याद हो जाएगा। तो प्लीज़ हमारे इस प्रैक्टिस सेट के साथ बनी रहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो आप पे सबसे पहले पहुंच सकें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।